बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है डियर। तो मैं तो बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ कि जो सवाल मैं दे रहा हूँ आप याद कर लो, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते सर ये क्या रियली में एग्जाम में आएगा। देखो एग्जाम क्वेश्चन गेस क्वेश्चन है, टपक सकता है एग्जाम में, ठीक है। संभावित प्रश्न है, याद कर लीजिए। भूस्खलन क्या है? व्हाट इज लैंडस्लाइड? भूस्खलन एक प्राकृतिक घटना है ना। भूस्खलन जो भी होता है वो प्राकृतिक घटना है, मानव से नहीं होता। वो जब भी होता तो नेचुरली होता है, प्राकृतिक घटना है जो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण चट्टानों, मिट्टियों आदि के अपने स्थान से नीचे की ओर सरकने के कारण घटित है। मतलब गुरुत्वाकर्षण एक बल जो पृथ्वी पर आया था उसके कारण जो है ना, चट्टान हो, मिट्टी हो, ये सब जो अपने स्थान से क्या होता है नीचे सरकने लगते हैं, जिसके कारण ये मिट्टी का होता है घसक जाती है। घसकती है तो उसी को हम लोग बोलते हैं भूस्खलन हुआ। नदियों द्वारा किए जाने वाले कटाव, लगातार वर्षा के कारण मिट्टी और तथा चट्टान की परत कमजोर होती है। लगातार अगर वर्षा होती है तो मिट्टी की परत, चट्टान की जो परतें होती है वो क्या होती है, कमजोर हो जाती है। गुरुत्वाकर्षण बल और ढाल के कारण मिट्टी तथा चट्टानों पर ढेर सरक कर नीचे आ जाता है। मतलब जो मिट्टी चट्टानों का जो ढेर होता है ना, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ऐसा होता है, जो चट्टान या मिट्टी का ढेर जो है सरक के नीचे आता है या भर भरा कर नीचे गिरता है। आप देखे होंगे उत्तराखंड इलाका देखे होंगे, सुने होंगे, हमेशा सुनते होंगे उधर कि गाड़ियां हैं जो गिर गई, कल्टी खा गई। या तो और सड़क देखें तो उत्तराखंड तो पहाड़ी पे ही बसा हुआ पूरा इलाका है। तो जब देखेंगे तो उसका जो रास्ता देखेंगे ना बाबू, तो रोड जो बना हुआ है, सड़कें जो बनी हुई है, ये पहाड़ है और नीचे पूरा खाई है। तो कभी कभी सुनने में न्यूज आता है कि पहाड़ गिर गया, मतलब भूस्खलन हो गया। अब पूरा पहाड़ पे रोड बना हुआ है तो कभी कभी भूस्खलन होता है तो गिर जाता है। आप भी देखें तो भर भरा कुछ बोलता है, मतलब हल्का हल्का जो है ना मिट्टी सरसरा के भर भरा गिर जाता है, ठीक है। इसी को भूस्खलन कहते हैं। इसकी औसत गति 260 फीट प्रति सेकंड होती है। मतलब जब भूस्खलन होती है उसकी औसत गति दिखाया जा रहा है 260 फीट प्रति सेकंड। इसका इंग्लिश देख लीजिए, यहाँ पे इंग्लिश वाले स्टूडेंट इसको कॉपी कर लो जल्दी से फटाफट। ओके, भूकंप के प्रभाव को कम करने के किन्हीं 4 उपायों को लिखें। यानी कि भूकंप का प्रभाव कम करना है उसके लिए क्या उपाय हो सकता है। तो भूकंप के प्रभाव को कम करने के लिए सुरक्षित आवास निर्माण कर भीषण और सुरक्षित आवास हम बना कर सकते हैं और भीषण क्षति को कम किया जा सकता है। इसके लिए 4 उपाय है। तो सबसे पहली बात तो है कि हम भूस्खलन के प्रभाव को कम करेंगे, हम सुरक्षित स्थान, सुरक्षित आवास यानी कि घर को बना सकते हैं। भीषण गति मतलब भीषण क्षति, ज़्यादा नुकसान ना हो उसको, और उसके लिए हम 4 उपाय लगा सकते हैं। 4 उपाय। 4 उपाय क्या है कि भवनों को आयताकार होना चाहिए। भवन कैसा होना चाहिए? आयताकार। सवाल बनता है ऑब्जेक्टिव में कि भूकंप से बचने के लिए भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? आयताकार। और नक्शा साधारण होना चाहिए, मतलब ज्यादा डींग डांग वाला नक्शा नहीं, एकदम साधारण नक्शा, ठीक है। मकान की नींव को मजबूत एवं भूकंप अवरोधी हो, मतलब जो मकान का जो नींव डालते हैं, आजकल तो मकान बनता देखते हैं नीचे कंक्रीट वगैरह पूरा हैवी से पिलर वगैरह पड़ता है, चारों तरफ पहले बाउंड्री होता है, नीचे गड्ढा होता है 3-3 फीट, है ना, तो पिलर बनता है, तो वही बनता इसी कारण है। लंबी दीवारों को सहारा देने के लिए ईंट, पत्थर या कंक्रीट के कलम होने चाहिए। ये भी हम लोग तो यही करते हैं। अभी तो वर्तमान में तो ऐसा हो रहा है कि लंबी दीवारों को देने के लिए हम पहले जमाने में क्या होता था, पहले जमाने में, अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट के आप लोगों का घर होगा कि घर बना हुआ है उसमें कोई पिलर नहीं, ऐसे ईंटा का घर बना हुआ है, ईंट का ही घर बना हुआ है, ठीक है। तो उस पर ज़्यादा आपने 1 से 2 तल्ला ज़्यादा जा सकते, उससे आगे नहीं जा सकते। लेकिन जब आप पिलर दीजिएगा कंक्रीट से, पत्थर से, कलम उसे बोलते हैं, पिलर है ना, लंबा लंबा जो देते हैं सीमेंट वाला ढाल के छड़ के साथ, उसको कलम बोलते हैं। तो उस पर आप 3-4 तल्ला भी ले जा सकते हैं। जैसा छड़ दीजिएगा, जैसा कलम दीजिएगा, उतना ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनेगी। आजकल जो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनने के कारण यही है कि उसमें कलम दिया हुआ है। निर्माण के पूर्व स्थान विशेष की मिट्टी वैज्ञानिक अध्ययन होना चाहिए, तभी नींव तथा निर्माण करना होना चाहिए। मतलब जब आप घर बना रहे तो खैर नॉर्मली से घर वगैरह बनता है तो उतना कोई ध्यान नहीं देता है ना, क्योंकि घर बनते आ रहा मोहल्ला में तो उतना कोई केयर नहीं करता। लेकिन हाँ, बड़ी बड़ी जो कंपनियां बनती है, फैक्ट्रियां बनती है, मॉल बनते हैं, तो उनकी जो मिट्टी होती है ना, जहाँ पे बनना होगा वो वहाँ पर के जो मिट्टियाँ होगी, उस मिट्टी को पहले जो है वैज्ञानिक के द्वारा यानी साइंटिफिक के माध्यम से उसको क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता, जांचा जाता है कि क्या ये मिट्टी सही है। बिकॉज बहुत सारा धन दौलत लगेगा ना बनाने के लिए, बहुत सारा पैसा खर्च होगा, तो जाहिर सी बात है जब तक बेहतर नहीं होगा तो नहीं बनेगा, ठीक है। बाकी घर वगैरह बनाने तो आमतौर से मेरा घर ठीक है तो आप भी मेरे घर आके बगल में बना लेते हैं, है ना। होता ना, जैसे आपके दोस्त के घर एकदम मस्त चल रहा बहुत दिन से बना लेते, कोई दिक्कत है। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसे करती है, और हालांकि ये करनी चाहिए, घर बनाने से पहले ये सब जांच करनी चाहिए, ठीक है। अगर करते हैं तो बहुत बेहतर है। आप इंग्लिश से यहाँ से नोट कर सकते हो, ये इंग्लिश का सवाल है। चलिए तो आगे सवाल पढ़ते हैं, देखते हैं आगे सवाल में क्या है। चलिए, आपदा से आप क्या समझते हैं? एक मिनट,
सुनामी से बचाव के उपाय बताइए, सुनामी से बचाव के क्या उपाय है। चलिए देखते हैं सुनामी से बचाव। सुनामी जानते हैं इसको, देखिए तटबंधों तथा मैंग्रोव झाड़ी का विकास। सुनामी से अगर बचना है तो तटबंध जो जो नदी के या समुद्र के किनारे जो जगह है ना, एरिया है, जो जगह है नदी के किनारे वाला जो सूखी सूखी जगह है ना, उसको तटबंध बोलते हैं। मैंग्रोव झाड़ियाँ, झाड़ियाँ होती है, ठीक है, बहुत घना झाड़ियाँ होता है मैंग्रोव, है ना, तो उसका विकास करना चाहिए। अब इसमें बताया क्या जा रहा है कि सुनामी के विनाशकारी प्रभाव से बचने के लिए कंक्रीट के तटबंध, जो समुद्र के किनारे जो तटबंध बना हुआ, तो कंक्रीट के तटबंध है ना, बहुत सारे देखेंगे गांव में वगैरह देखोगे कि नहर बना हुआ तो नहर मट्टी से घिरा हुआ, तो नहर वगैरह इसको मतलब नहीं है उतना, तो खैर नहीं, भूकंप वगैरह समुद्र में आता है, तो वहां पर के जो तटबंध है तो उनके जो है ना तटबंध को जो है कंक्रीट के माध्यम से निर्माण करना चाहिए। तटबंधों पर मैंग्रोव झाड़ियाँ का विकास, और बेहतर होगा तटबंधों पर अगर मैंग्रोव झाड़ियों का विकास करें तो सुनामी से आसानी से बचा जा सकता है। तो उसके झटके को कम किया, मतलब मैंग्रोव के जो झाड़ियाँ होती है ना, वो सुनामी के झटके को क्या करती है, कम कर देती हैं, ठीक है। दूसरा है तटीय प्रदेशों के लोगों को प्रशिक्षण, मतलब जो जो उस तट के किनारे जो लोग रह रहे हैं, जैसे कि समुद्र है और समुद्र के किनारे जो आबादी हुई बसा हुआ, उनको ट्रेनिंग दिया जाए। क्या ट्रेनिंग दिया जाए, तटीय प्रदेशों में रहने वाले लोगों को प्रशिक्षण देकर सुनामी के बाद राहत कार्य में सामूहिक रूप से उससे इनसे मदद लिया जा सके। सिंपल सा फंडा है कि जो समुद्र किनारे जो आबादी बस रही है उनको ट्रेनिंग करके, क्यों ट्रेनिंग करेंगे, ट्रेनिंग इसलिए करेंगे ताकि सुनामी अगर खुदा ना खास्ता कभी सुनामी आ गया है तो उसके बाद जो काम करते हैं कैसे आप, मतलब किसी को जो जो सरकारी जो आदमी पहुंचेगा वहां पे मदद करने के लिए मदद, तो उसके साथ आप मदद कर पाएंगे। अगर ट्रेनिंग नहीं दिया रहेगा, भागने की ट्रेनिंग नहीं रहेगा, बचने की ट्रेनिंग नहीं दिया जाएगा, तो वो फिर बहुत सारे लोगों की जाने जा सकती है, ठीक है। तो इसलिए वहां पे रहना बहुत जरूरी है, उनको वहां पे ट्रेनिंग करवाना बहुत जरूरी है, ये है इंपॉर्टेंट। आप इसका इंग्लिश भी नोट कर लें। चलिए आगे पढ़ते हैं। आपदा से आप क्या समझते हैं, देखिए आपदा बहुत अच्छा सवाल है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिजास्टर, है ना, डिजास्टर। देखिए प्रकृतिक में घटित होने वाली वैसी प्राकृतिक या मानव निर्मित घटनाएं जिसके घटित होने के फलस्वरूप अधिक संख्या में मानव, जीव जंतु की मृत्यु, प्राकृतिक संसाधनों का नुकसान होता है, आपदा कहलाता है। मतलब प्राकृतिक घटना या मानव घटनाएं, जैसे कि अगर कहीं ब्लास्ट हो रहा, बम ब्लास्ट हो रहा, तो उसको भी आपदा ही बोला जाता है, क्योंकि उससे भी बहुत सारे लोगों की जाने जाती है, प्राकृतिक संसाधनों का नुकसान होता है, बहुत सारे जीव जंतु की मृत्यु हो जाती है। तो आपदा के मतलब सिर्फ यही मतलब समझिए कि जो प्राकृतिक जो चाहे वो प्राकृतिक हो चाहे मानव निर्मित हो, उनसे अगर कोई घटना घटती है और उसके कारण जो है अधिक संख्या में मानव हो या जल क्या बोलते हैं उसको, जन धन की नुकसान हो, है ना, जीव जंतु की मृत्यु हो सकती है, प्राकृतिक संसाधन की मृत्यु हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे क्या, आपदा। और आपदा में जैसे देखिए भूकंप भी आ गया, बाढ़ भी आ गया, सूखा भी आ गया, आतंकवाद भी क्या आपदा। जब आतंकवाद जब हमला करता है, बम ब्लास्ट वगैरह करता है, तो उससे कई लोगों की जानें चली जाती है ना। सरकारी जो संसाधन होता है उनको भी कहीं मतलब जला दिया जाता है, प्राकृतिक संसाधन को भी जला दिया जाता है, मतलब बहुत नुकसान पहुंचता है। तो एक सवाल आपका ऑब्जेक्टिव बनता है बाबू कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा है, कौन मानव निर्मित आपदा है। तो जो प्राकृतिक के द्वारा जो हो रहा है उसको प्राकृतिक आपदा बोलेंगे। जैसे भूकंप क्या प्रकृतिक के द्वारा हो रहा, बाढ़ प्रकृतिक के द्वारा हो रहा, सूखा प्रकृतिक के द्वारा हो रहा, आतंकवाद मानव के द्वारा होता है। हम इन लोग में से कोई बन जाता है, आतंकवाद निकल जाता है ना, आतंकवाद ये सब जो है ना क्या मानव वाला है। रेल दुर्घटना, ये भी सवाल आता है, रेल दुर्घटना, तो रेल दुर्घटना तो प्राकृतिक तो नहीं होती, मानव से होती, कहीं मिस्टेक हो जा गया इसलिए। भूकंप तथा सुनामी के विनाशकारी प्रभाव से बचने के लिए, भूकंप एवं सुनामी के विनाशकारी प्रभाव से बचने के लिए क्या उपाय करें। चलिए, तो भूकंप और सुनामी दो ऐसी प्राकृतिक आपदाएं हैं जिसका संबंध पृथ्वी के आंतरिक संरचना से है। मतलब भूकंप और सुनामी एक ऐसी प्राकृतिक आपदाएं हैं जिसका रिलेशन क्या है, जिसका संबंध जो है अर्थक्वेक से, मतलब पृथ्वी की जो आंतरिक जो संरचना है ना, उसके बोलते हैं अंदर से। हम लोग भूतल पर रहते हैं लेकिन इसके अंदर की लहरें, इसके अंदर आग की लहरें चलती है ना, जमीन के अंदर जो आग की लहरें चलते हैं, इन लहरों के कारण कंपन उत्पन्न होता है। इस कंपन का केंद्र जब स्थल मंडल पर हो जाता है तो उसे भूकंप कहते हैं। और जब महासागर में, तो सॉरी डियर, यहाँ पे सवाल कुछ था, मैं जवाब कुछ और दे रहा हूँ। सवाल एक्चुअली होना चाहिए था भूकंप और सुनामी में क्या अंतर है, तो आप इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। भूकंप और सुनामी क्या अंतर है, तो लिखेंगे कंपन,
जमीन के अंदर जो कंपन होते हैं उसको भूकंप बोलेंगे, और जो महासागर में जो होती है उसको क्या बोलेंगे, सुनामी बोलेंगे। अब इससे बचने का अगर उपाय सवाल रियल में दे दिया जाए, भूकंप सुनामी क्या, तो सुनामी को मैं उपाय बताया हूँ, क्या क्या उपाय करना सुनामी से बचने के लिए। ऊपर बताया ना कि तटबंधों को बेहतर तरीके से निर्माण किया जाना चाहिए, उसको कंक्रीट से बनाना चाहिए, ठीक है। और जो तटीय प्रदेश में जो लोग रह रहे हैं तो उनको ट्रेनिंग किया जाना चाहिए, ताकि कभी भी अगर भूकंप आ जाए तो उसके बाद जो राहत कार्य होता है उसमें वो मदद कर सके। भूकंप का भी कुछ इसी तरह प्रकार, जैसे भूकंप आ गया, भूकंप क्या होता है, जब भूकंप आ जाए तो लोगों को घर से बाहर निकलना चाहिए, है ना, ऊंची जगह पे, मतलब घर से बाहर, खेत खलियान जहाँ पे है वहाँ पे जाकर रहना चाहिए, ठीक है। भूकंप से और भी है कि आप क्या करते हैं कि वैज्ञानिक के माध्यम से क्या कर सकते हैं, वैज्ञानिक के थ्रू से, या तो आप हमेशा संपर्क में रहें, जो सूचना प्राप्त होती है आपसे कि कहाँ भूकंप आने वाला है। इस प्रकार से जब भूकंप के जब आपको खबर मिलती है तो आप खुद और अपने परिवार को खुद से भी बचा सकते हैं, ठीक है। भूकंप से आप एक तरीका ये हो कि घर को जो निर्माण कर रहे हैं एक आयताकार तरीके से करवाएं, ये भी भूकंप से बचने का तरीका बहुत अच्छा है। घर का जो निर्माण कर आयताकार करवाएं, और घर में क्या है, जो घर का जो पिलर वगैरह बेहतर से बेहतर बनाए, है ना, ताकि वो भूकंप को सह सके। तो अंतर आएगा तो वर्णन करने के लिए आएगा तो फिर उसको लिख लीजिएगा, विनाशकारी से क्या प्रभाव से बचने का अंतर। ये तो भूकंप और सुनामी में अंतर हो गया, ठीक है। सुखाड़ से बचने के क्या तरीके हैं। सुखाड़ अधिक संख्या से वनस्पति को लगाना चाहिए, मतलब ज्यादा संख्या पेड़ पौधे लगाएंगे तो सुखाड़ के मतलब होता है पानी नहीं पड़ना, है ना, बारिश नहीं होना, यही सुखाड़ का मतलब है। तो सुखाड़ से बचने का यही कारण है, यही एक उपाय दिख रहा है कि अधिक से अधिक हम वनस्पति लगाएं, पेड़ पौधे लगाएं। वर्षा जल का संचय कर छतों घरों तथा के छतों ऊपर, कुआं में, तालाब, नहरों में पानी जमा करे। तो बहुत सारी जगह क्या होता है बाबू कि घर के छत पे भी पानी जमा कर रखता है, घर के छत पे, कुआं पे, यानी कि जो टंकी वगैरह बना होता है उसमें जमा कर रखता है। तो सुखाड़ से बचने के सब कारण है, कुआं में पानी बचा कर रखें, तालाबों में, नहरों में पानी को जमा कर रखें जो वर्षा होती है। अचानक बारिश हुई, नदी भर गया, अब पानी छोड़ दिया, तो पानी पूरा नदी में सेफ रखना है, ताकि कभी ना कभी अगर सुखाड़ आ गया, बारिश नहीं हुई, तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वायु प्रदूषण के स्तर को कम करेंगे, यानी कि जो वायु पॉल्यूशन हो रहा, अब बोलेंगे सर इसका वायु पॉल्यूशन से क्या मतलब है, जब सुखाड़ से बचने के तरीके आ रहा है तो वायु प्रदूषण से क्या मतलब। वायु प्रदूषण से मतलब है, क्योंकि जब वायु प्रदूषण होगा तो वर्षा नहीं होगी, जब वर्षा नहीं होगी तो सुखाड़ आ जाएगा। तो वायु प्रदूषण के स्तर को हमको कम करने की जरूरत है। नदियों को आपस में जोड़ने तथा का कार्य करना, नदी जो एक नदी से दूसरी नदी है उसको जोड़ने का काम किया जाना चाहिए। बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ नदी में ज्यादा पानी आ जाता है ना, देखे होंगे कुछ नदी ऐसा है जिसमें काफी ज्यादा बारिश पानी आ जाती है, और अगर उस नदी का लिंक दूसरे नदी से नहीं रहेगा, लिंक होया हुआ, तो फिर पानी ऊपर हो जाएगा और फिर बाढ़ आ जाएगा, है ना। तो नदियों को आपस में अगर जोड़ कर रखते हैं तो उस पानी को हम क्या करेंगे, दूसरे नदी में ट्रांसफर कर करके सेव कर सकते हैं। एक नदी में अगर पानी भर गया तो उस नदी का पानी दूसरे नदी में ट्रांसफर करके हम उसको सेव कर सकते हैं, ताकि सुखाड़ जैसी स्थिति को हम सामना कर सकें, ठीक है। तो फिलहाल इसमें यही सवाल था, और भी सवाल अगर रहा तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, इससे जो पहले मैं पढ़ाया हूँ सब याद कर लो। ओके बाय, दैट्स ऑल।